नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने अपने जीवन के अंतिम समय में रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के इक़्तिदारों ने और दिल्ली के उलेमाओं ने रजिया की जगह रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का शासक बनाया। वजह ये थी कि वो लोग एक महिला के नियंत्रण में काम करना नहीं चाहते थे, वो एक महिला के आदेशों का पालन करना नहीं चाहते थे, जबकि रजिया रुकनुद्दीन फिरोज से कहीं ज़्यादा योग्य थी। इसी वजह से इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था, इसीलिए उसके शासनकाल में शासन पर जो प्रभाव था वह रुकनुद्दीन फिरोज का नहीं था, बल्कि उसकी माता शाह तुर्कान का था। और शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। उसने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए जनता के ऊपर, अतः जनता परेशान हो गई, हर जगह विद्रोह होने लगा। ऐसे ही एक बड़ा विद्रोह कोहराम में हुआ। जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली छोड़कर कोहराम पहुंचा तो रजिया के पास एक अच्छा अवसर था और उसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। वह लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली के जामा मस्जिद के पास पहुंची, जहां पर बहुत सारे मुसलमान इकट्ठा हुए थे। वजह ये थी कि शुक्रवार का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। रजिया एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ गई और वहां से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों, मेरे दोस्तों, मेरे पिता ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के अमीरों ने मुझे शासक नहीं बनाया, बल्कि मेरे भाई को शासक बना दिया। तो क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ है? लोगों ने कहा, नहीं, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। रजिया ने कहा कि मेरी माँ ने आपके ऊपर अनेकों कर लगा दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। तो क्या आप लोगों के साथ न्याय हुआ? लोगों ने कहा, नहीं, मेरे साथ भी न्याय नहीं हुआ। तो रजिया ने कहा, मुझे शासिका बनाओ, मैं वादा करती हूँ कि हम आपके सारे समस्याओं को समाप्त कर देंगे। दिल्ली की जनता बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट करते हैं। रजिया ने कहा, तो फिर शाह तुर्कान को बंदी बना लीजिए। दिल्ली के लोगों ने शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और जब रुकनुद्दीन फिरोज कोहराम से वापस आया तो उसको भी बंदी बना लिया और दोनों को जेल में डाल दिए। बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया गया और दिल्ली की गद्दी पर रजिया आसीन हुई। तो उसको लिख कर समझ लेते हैं। यह एक अयोग्य शासक था। और इसके समय शासन पर प्रभाव इसकी माँ शाह तुर्कान का था, जो एक कुचक्री महिला थी। और इसने जनता पर अनेक टैक्स लगा रखे थे। अतः दिल्ली की जनता ने इन दोनों को बंदी बना लिया और बाद में मृत्युदंड दे दिया। तो अब देखिए मेरे दोस्त,
जो रुकनुद्दीन फिरोज था एक अयोग्य शासक था और इसके समय शासन पर जो प्रभाव था इसकी माँ शाह तुर्कान का था, जो एक कुचक्री महिला थी, बिना वजह झगड़ा झंझट कराने वाली महिला थी। और इसने जनता पर अनेक टैक्स लगा दिए जिससे जनता की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई। अतः दिल्ली की जनता ने इन दोनों को बंदी बना लिया और बाद में मृत्यु दंड दे दिया। किसके कहने पर? रजिया के कहने पर। तो आगे देखते हैं रजिया के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट शासिका है। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। दोस्तों, रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका है। यानी कि रजिया के पहले ना तो कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठा और ना ही रजिया के बाद कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरी चीज़, रजिया पहली शासिका थी जो किसी उलेमा के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठी थी, जो किसी अमीर के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठी थी, बल्कि साधारण जनता के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है। रजिया दरबार में खुले मुँह आती थी, कोट और पगड़ी पहनकर आती थी, बुर्का पहन करके नहीं आती थी। आगे देखिए। रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। यह दिल्ली की जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। यह कुबा मतलब होता है कोट और कुलाह मतलब होता है पगड़ी पहनकर दरबार में आती थी। अब इसका ये जो कोट है और ये जो पगड़ी है, यह इसके पतन का कारण भी बना, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का कोट पहनना, पैंट पहनना मना किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सभ्य महिला बुर्के में निकलेगी घर से बाहर। लेकिन रजिया एक शासिका है। मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया और रजिया वहाँ पर उपस्थित है, तब वो बुर्का संभालेगी कि युद्ध करेगी? तो ऐसे सिचुएशन में एक शासिका के लिए कोट पैंट पहनना ही अनिवार्य था, खुले मुंह जाना ही अनिवार्य था। वही उसके लिए अच्छा था और वही उसने किया, लेकिन उलेमा वर्ग इससे नाराज़ हो गए। दूसरा देखिए, जब गद्दी पर बैठ गए तो उसने अपने विश्वास पात्र लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया। जैसे उसने कबीर खां को लाहौर का इक़्तिदार बनाया। यह है कबीर खां, इक़्तिदार कहाँ का है? लाहौर का। उसी प्रकार से अल्तुनिया को उसने बरन और भटिंडा का इक़्तिदार बनाया। बदायूं का जो इक़्तिदार बना वो यतीन बना। दिल्ली में रजिया शासिका है ही, उसका जो वजीर था वो मुहिबुद्दीन था, जबकि जो सेनापति था ऐबक बहतू था। रजिया ने एक अबिसिनियाई हफ्सी, जिसको निग्रो बोलते हैं, काले कलूटे होते हैं, ऐबक मलिक याकूत को अमीर आखुर बनाया। ये अमीर आखुर क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान। फिर से देखिएगा, रजिया ने
लाहौर का इक़्तेदार कबीर खां को बनाया। रज़िया ने बदायूं का इक़्तेदार एतगीन को बनाया। रज़िया ने बरन और भटिंडा का इक़्तेदार अल्तुनिया को बनाया। रज़िया ने अपना वज़ीर मुहिजुद्दीन को बनाया। रज़िया ने अपना सेनापति ऐबक बहतू को बनाया, जबकि रज़िया ने अमीर ये आखूर यानी कि असोसाला का प्रधान मलिक याकूत को बनाया, जो एक अबिसिनियाई हबशी था। अब ये मलिक याकूत भी उसके पतन का कारण बना। कैसे? क्योंकि मलिक याकूत असोसाला का प्रधान था और रज़िया जब घोड़े पर बैठती थी तो उसको मलिक याकूत ही उठाकर बैठाता था, जबकि उसको उठा के बैठाने के लिए एतगीन भी परेशान थे, अल्तुनिया भी परेशान थे, कबीर खां भी परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि रज़िया को कोई और टच करे। और इसी आधार पर फरिश्ता और इसामी ये भी कहते हैं कि मलिक याकूत रज़िया से प्रेम करता था, जबकि ये भी लोग भी रज़िया से प्रेम करते थे। अल्तुनिया भी प्रेम करते थे, एतगीन भी प्रेम करते थे और कबीर खां भी प्रेम करता था। और बरसों से इन लोगों ने इल्तुतमिश की सेवा करी थी इसी दिन के लिए कि रज़िया से अगर उनका विवाह हो जाता है तो दिल्ली सल्तनत के शासक बन सकते थे। अब देखिए, आप एतगीन को मान लीजिए मोरारजी देसाई, आप अल्तुनिया को मान लीजिए चंद्रशेखर, आप कबीर खां को मान लीजिए चौधरी चरण सिंह और इनको मान लीजिए मैडम इंदिरा जी। अब मैडम इंदिरा जी पहुंच गई फिरोज गांधी के पास, जबकि मोरारजी, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह भी इसी फिराक में थे। तो इनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा क्या कमी थी मुझ में कि यहाँ पहुँच गई मलिक याकूत के पास। अब ये लोग भी इससे दुश्मनी अदा करने पर उतारू हो गए। जब ऐसे ही नहीं रज़िया को अपने तरफ आकर्षित कर पाए तब उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब देखिए, रज़िया के खिलाफ पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर खां ने किया। ये दिख रहे हैं, दिल्ली पे रज़िया है, पहला विद्रोह कौन कर रहा है? कबीर खां। कहाँ कर रहा है? लाहौर में। अब रज़िया लाहौर पहुंची और कबीर खां से युद्ध की और इस युद्ध में कबीर खां को पराजित कर दिया। यानी कि रज़िया के खिलाफ जो पहला विद्रोह लाहौर में कबीर खां के द्वारा किया गया, उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया या कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रज़िया ने। यानी कि पहला विद्रोह जो कबीर खां ने किया, उस विद्रोह को कुचल दिया गया। अब देखिए, रज़िया के खिलाफ दूसरा विद्रोह बरन भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने किया। ये तीनों मिले हुए हैं, कबीर खां, अल्तुनिया, एतगीन सब मिले हुए हैं। जब कबीर खां का विद्रोह कुचल दिया गया तो फिर दूसरा विद्रोह अल्तुनिया ने किया। अब ये दिल्ली से पंजाब की तरफ कूच की। पंजाब में ही पड़ता है बरन और भटिंडा, और पंजाब में बरन और भटिंडा के पास पहुंची और अल्तुनिया से युद्ध प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं। यहाँ पर अल्तुनिया ने
रजिया को बंदी बना लिया। रजिया यहाँ गई, अल्तुनिया से युद्ध किया, युद्ध में पराजित हुई और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। अब जो दिल्ली था वो रिक्त हो गया। अब दिल्ली पर कोई नहीं है, रजिया यहाँ पर बंदी है तो दिल्ली खाली है। तो यतगीन ने क्या किया, जो है रजिया के भाई बहराम शाह को शासक बना दिया। इधर दिल्ली में यतगीन ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। और स्वयं उसका नायब बन गया। अब जो नया शासक बना वो बहराम शाह बना, और बहराम शाह का जो नायब बना यानी कि प्रधानमंत्री बना वो कौन बना, यतगीन बना। जबकि प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठना चाहता था, अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने यतगीन से पूछा कि हमने रजिया को बंदी इसीलिए बनाया ताकि मैं प्रधानमंत्री बन सकूं, और तुमने मेरे साथ चीटिंग कर दिया, तुम खुद प्रधानमंत्री बन गए, तो मेरे रजिया को बंदी बनाने से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। यतगीन ने कहा तुमको फ़ायदा हो नुकसान हो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो बनना था वो मैं बन गया। अतः अल्तुनिया ने रजिया को छोड़ दिया, कहा तुम जाओ, अगर मैं कुछ नहीं बन सका तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम जाओ दिल्ली में ऐश करो। रजिया ने कहा नहीं, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्तुनिया ने कहा क्यों? रजिया ने कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम इतने बहादुर इंसान हो जिसने मुझे हरा दिया, मैं तुमको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अल्तुनिया चौंक गई, कहा तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मतलब कितने दिन से मरे जा रहे थे तुमसे शादी करने के लिए, इतना प्यार करता था तुमसे, और तुमने पहले कभी नहीं बताया, कहा अवसर ही नहीं आया। अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर दिया। रजिया इसलिए भी शादी करना चाहती थी क्योंकि जब बहराम शाह को यतगीन ने दिल्ली का शासक बनाया तो मलिक याकूत की उसने हत्या कर दी थी। तो रजिया का जो प्रेमी था वैसे भी मारा जा चुका था, तो अल्तुनिया से उसने विवाह किया। अब देखिए अतः अल्तुनिया ने रजिया से विवाह करके एक बार पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। किंतु दोनों पराजित हुए और वापस लौटना पड़ा। अब देखिए जब अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया तो दोनों ने मिल करके बहराम शाह के ऊपर आक्रमण किया, किंतु जब दिल्ली पहुँचे तो बहराम शाह के हाथों वो पराजित हुए और उनको वापस लौटना पड़ा। वापस जब लौटे तो हरियाणा में एक स्थान है कैथल, वहाँ पर वो दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी 25 दिसंबर 1240 को कुछ डाकुओं के गिरोह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर वो दोनों लोग मारे गए। तो इस प्रकार 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया की मृत्यु हो जाती है। पच्चीस दिसंबर 1240 में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने
रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से रजिया का खेल समाप्त हुआ। अब हम अगला शासक पढ़ते हैं। अगला शासक जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है बहराम शाह। और बहराम शाह का जो शासन है वो 1240 से 1242 ईस्वी तक है। बहराम शाह से केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने नायब ये ममालिकात का पद सृजित किया था। तो इसने नायब ये ममालिकात का पद सृजित किया। और अगर बात करें पहली नियुक्ति की, किसकी नियुक्ति पहले हुई, तो यतिगीन, यानी कि इस नायब ममालिकात के पद पर जो बैठने वाला शासक था वो यतिगीन था। लेकिन यतिगीन इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया कि उसने बहराम शाह को परेशान करना शुरू कर दिया। तो बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। बहराम शाह के समय भी जो वजीर था वो मुहिबुद्दीन था, यानी कि जो रजिया के समय वजीर था वही बहराम शाह के समय भी वजीर था। और जब बहराम शाह ने यतिगीन की हत्या करवा दी तो मुहिबुद्दीन बहुत परेशान हो गया, उसको डर पैदा हो गया। अतः मुहिबुद्दीन ने बहराम शाह की हत्या करवा दी और एक नया शासक गद्दी पर बैठा और उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1242 से 1246 ईस्वी। ये भी किसी काम का शासक नहीं था और इसके समय नायब ये ममालिकात जो था उसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। इसके समय जो अमीर ये हाजिब था उसका नाम था बलवन। नायब ये ममालिकात मतलब होता है प्रधानमंत्री और अमीर ये हाजिब मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का जो हेड होता है उसको कहते हैं अमीर ये हाजिब। तो दो क्वेश्चन पूछता है कि अमीर ये हाजिब कौन था, तो बलवन। नायब ये ममालिकात कौन था, तो कुतुबुद्दीन हसन। अब देखिए बलवन ने अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा दी और इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। अगला शासक जो गद्दी पर बैठा उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय जो नायब ये ममालिकात था वह बलवन था। और यह बलवन का दामाद था। नसीरुद्दीन महमूद बलवन का दामाद था। वजह, बलवन अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता था
शासन में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। उसको फ़ायदा भी मिला कि वह बलबन को नायब ममालकात का पद प्रदान किया। साथ में बलबन को उसने उलूग खां की उपाधि भी दी। तो बलबन की स्थिति मजबूत हुई दरबार में। अगर हम नसीरुद्दीन की बात करें तो यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसे प्रशासन व राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। यह इस्लामिक टोपी व कुरान की प्रतियां बेचकर अपना खर्च चलाता था। यही वजह है कि मिनहाज उस सिराज ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। अब देखिए, इसे प्रशासन व राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और अपना खर्चा भी अपने साम्राज्य से उसूले हुए कर से नहीं चलाता था, बल्कि इस्लामिक टोपियाँ बेचता था और कुरान की प्रतियाँ बेचता था। उससे जो इनकम होता था उससे अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। यही वजह है कि इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। लेकिन मेरे हिसाब से नसीरुद्दीन महमूद को अगर आदर्श सुल्तान कहा जाए तो वो नहीं होंगे, क्योंकि माननीय सीएम साहब हमारे योगी जी इसके पहले गोरखपुर में महंत थे। अब वो सीएम के पद पर आसीन हो गए। अब वो कहें कि मैं गोरखपुर में घंटा बजाता था और मुझे आज भी वही करने में बहुत मज़ा आता है, मैं गीता पाठ करने में मज़ा आता है। तो भैया तुम गीता का पाठ करो ना, तुम घंटा बजाओ ना, हमारे लिए किसी और को मुख्यमंत्री बना दो। अगर आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, ना कि कुछ और। उसी प्रकार से अगर आप दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं तो आप जनता की परेशानियों को समझिए। साम्राज्य में कहाँ विद्रोह हो रहा है उसको देखिए, कौन सा अधिकारी करप्ट है उसको देखिए, ना कि आप इस्लामिक टोपियाँ बेचिए और कुरान की प्रतियाँ बेचिए। यही वजह है कि इसके अपने ससुर बलबन ने इसकी हत्या कर दी। और जब बलबन ने इसकी हत्या कर दी तो साम्राज्य में हाहाकार मच गया। हर जगह के गवर्नर इक़्तिदार बलबन को मारने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किए, चाहे वो बदायूं का इक़्तिदार हो, चाहे वह बरन भटिंडा का इक़्तिदार हो, चाहे वह लाहौर का इक़्तिदार हो, चाहे वह मुल्तान का इक़्तिदार हो। हर जगह का इक़्तिदार बलबन को मारने के लिए पहुंचा और बलबन भी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दिल्ली से बाहर निकल गया उन इक़्तिदारों का सामना करने के लिए। बलबन बड़ा होशियार था। उसने एक कागज़ पर पहले ही नसीरुद्दीन महमूद से साइन करवा लिया था। जैसे ये हमारा कागज़ है और इस कागज़ पर उसने साइन ले लिया, ये पहला कागज़ है, दूसरा मैटर उसको दिखाया ये वाला और साइन लिया यहाँ पर। अब इसको हटा दिया चाहे तो ये बचेगा। उसी प्रकार से जिस पर साइन लिया उस पर उसने लिखा था कि मैं लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहता हूँ, अतः आपकी आज्ञा चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहता हूँ। जबकि दूसरा पेज जो था उस पर लिखा गया था
कि जिसमें नसीरुद्दीन महमूद बलवन को आदेश देता है कि बलवन, मैं अपने सामंतों से तंग आ चुका हूँ, अतः आप उनकी हत्या कर दो। तो जो लोक कल्याणकर वाली पर्चा था उसको उसने फाड़ दिया, और जो हत्या करने वाला पर्चा था उसको बलवन अपने पास रखा, और उसी पर नसीरुद्दीन महमूद का साइन भी था। जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने बलवन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। बलवन ने कहा, मुझे पकड़ो मत, मैं खुद आप लोगों के सामने आया हूँ आप लोगों की बात सुनने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन सबसे पहले इस पेपर को पढ़ लो। और जब उस पेपर को पढ़ा तो उसमें लिखा था नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन के नाम पर कि बलवन, मैं अपने अमीरों से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मैं उनको मारने का आदेश तुम्हें देता हूँ। अमीरों ने कहा कि बलवन, तू तो बहुत नेक इंसान है, मरना मुझे था और आपने नसीरुद्दीन महमूद को मार डाला। बलवन ने कहा कि मेरे दोस्तों, मैं भी एक ग़ुलाम हूँ, तुम भी एक ग़ुलाम हो, मैं भी एक अमीर हूँ, तुम भी एक अमीर हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुमको मारने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी तलवार नहीं चला सकता। और देखिए कितनी सफाई के साथ बलवन ने अपने आप को बचा लिया। और इसके बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वह गयासुद्दीन बलवन ही था, जो बहुत ही प्रतापी था। यानी कि इल्तुतमिश के बाद अगर गुलाम बख्श में सबसे प्रतापी शासक कोई हुआ तो वह गयासुद्दीन बलवन था। और कल हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।